अभी अपन स्टार्ट करेंगे आज इफ़ेक्ट ऑफ एडमिशन्स बाय अ पार्टनर। ठीक है। अब ये जो एडमिशन है ना, एडमिशन, ये एडमिशन मालूम है कौन सा वाला एडमिशन है? इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। अरे ये वो एडमिशन नहीं है कि ABC पार्टनर दे एडमिटेड डी ना। ये एडमिशन है कि अगर कोई भी पार्टनर कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है मतलब भैया कोई भी दावा कर रहा है। क्या कर रहा है? दावा कर रहा है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना है? यहाँ पे लिखा हुआ है एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म if his authority on the point is limited and the other party knows of the restriction। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब है कि मानो हम लोग सबको पार्टनर है और हम बड़ा सा बोर्ड टांगे हुए कि मिस्टर एक्स जो है हम लोग में से वो पेमेंट नहीं लेगा। बोर्ड टांगा हुआ है दुकान में कि मिस्टर एक्स को पैसा नहीं देना, और फिर भी वो पार्टनर बोल रहा है नहीं नहीं दे दीजिए। क्या उसका दावा सही है? पहले तो ये बताओ। नहीं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें दो पार्टनर रहता है एक्स और वाई का, जो लोग मोटरसाइकिल बाइक्स में डील करता है। दोनों किस में डील करता है? बाइक्स और उसका स्पेयर पार्ट्स में। अब जेड एक कस्टमर आता है, वो ना यामाहा का मोटरसाइकिल का जो पार्ट है वो ले लेता है। किसके बोलने पे? एक्स के बोलने पे। एक्स बोला कि भैया ये वाला स्पेयर पार्ट जो है ये यामाहा में लग जाएगा, आप ले लीजिए। वाई था नहीं दुकान में। अब क्या हुआ, जेड आया दुकान वापस। जब जेड वापस आया तो दुकान में वाई बैठा हुआ था। जेड बोला कि यार यहाँ पे अभी बैठा हुआ था तुम्हारा दोस्त एक्स, हम ये वाला लेकर गए हैं यामाहा का बोलकर, और ये मेरे को सुजुकी का दे दिया, तो ये वाला वापस लेके हमको सही वाला था। तो क्या वाई उसको वापस करेगा या फिर वाई बोलेगा नहीं नहीं एक्स के साथ डील किया, एक्स के साथ समझिए करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर बोला जाए तो एक्स एक दावा किया था बिजनेस के दौरान, और वो दावा क्या हुआ? वैलिड हुआ अगर वो बिजनेस के दौरान है। तो कोई भी दावा वैलिड होगा इफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स लिख रहे हैं तुम लोग बुक में जैसे जैसे हम लिख रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि अगर आगे वाला पार्टी को पता था कि यार स्पेयर पार्ट जो है एक्स से मत खरीदिएगा, वहाँ हम लिख दिए थे कि एक्स से खरीदिएगा मत, उसको नहीं पता, फिर भी वो लेगा, तो क्या वैलिड है फिर मेरे लिए? फिर हम जिम्मेदारी लेंगे। अगर हम लोग सबको में से कोई एक्स है जिसमें हम लिख दिए कि एक्स से मत लो, फिर भी वो आया एक्स से ले लिया, तो क्या हम लोग जिम्मेदारी लेंगे? बोलेंगे नो, हम तो आपको बताए थे ना एक्स से नहीं लेने के लिए। तो एडमिशन विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म इफ़ हिज अथॉरिटी ऑन द पॉइंट इज लिमिटेड। उसका लिमिटेड है सामान बेचने में, और अगले पार्टी को पता भी है। दो बात बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या? पहला बोल रहा है कि लिमिटेड है, और दूसरा बोल रहा है कि पार्टी को पता था उस लिमिटेशन के बारे में। ये बात, ये पॉइंट नंबर 2.6 जो है कॉन्सेप्ट, ये बताता है। ठीक है। अब क्या हुआ सुनो, अब हम लोग सब कोई काम कर रहे हैं, तो अक्सर बिजनेस में हम रहते हैं, तुम लोग घर पे पढ़ाई करते रहता है, अक्सर हम यहाँ पे रहते हैं, तो हम ज़्यादा एक्टिव हैं और सारा काम जो है हम देख रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि बिजनेस में हैबिचुअली हम हैं। हैबिचुअली मतलब ऑर्डिनरीली हम हैं। तो अब यहाँ पर उठता है कि अगर मानो कोई नोटिस आया हम लोग के लिए, मानो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजा कि आपका जो फर्म का टैक्स है वो गलत पेमेंट है, आप इसका जवाब दीजिए, और वो नोटिस मेरे को मिला, हम पढ़े, तो क्या ये होगा कि वो नोटिस इनकम टैक्स तुम लोग सबका घर भेजेगा? नहीं। अगर नोटिस
किसी एक्टिंग पार्टनर को मिलता है। एक्टिंग पार्टनर मतलब जो काम करता है। कौन पार्टनर है जो काम नहीं करता है, पड़ा रहता है कोना में? स्लीपिंग पार्टनर, सोया रहता है। अगर उसको मिला नोटिस और वो पढ़ा ना तो नोटिस वैलिड नहीं है। नोटिस अगर कोई भी देना है और कोई एक भी एक्टिंग पार्टनर उसको पढ़ लिया तो ये मानेंगे कि फर्म के सारे पार्टनर्स को उस नोटिस के बारे में पता था। ये देखो यहाँ पे नोटिस टू अ पार्टनर है ना, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू अ पार्टनर कहाँ गया? ये रहा, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू अ पार्टनर। क्या बोल रहे हैं कि जो हैबिचुअली काम करता है, जो हैबिचुअली काम करता है, ठीक है, और अगर उसको नोटिस दिया जाता है तो ये मानेंगे कि नोटिस किसको दिया गया है? पूरा का पूरा फर्म को। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर वो पार्टनर कोई फ्रॉड करता है, आगे वाला पार्टी को भी पता है, पार्टनर को भी पता है, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। भैया क्या बोले आप अभी? फॉर एग्जाम्पल मानो PQR पार्टनर है, सेकेंड हैंड गुड्स का लेन देन करता है। अब उसमें से जो R है ना, वो S से चोरी का माल खरीदा। S को भी पता था ये चोरी का है, R को भी पता था ये चोरी का है। तो अब ये इसका असली मानो मालिक था X, ठीक है। तो R और S डील कर लिया, S गाड़ी खरीद लिया। एक दिन पुलिस आया तो बोला कि आप लोग का फर्म पे तो जुर्माना लगेगा, सस्पेंड होगा, लाइसेंस काट देंगे। तो P और Q बोला क्यों? P और Q को तो पता नहीं था इस बारे में, तो वो लोग बोला कि चोरी का था। तो P और Q पता किया गाड़ी किसका है, आधार कार्ड वगैरह देखा, S का। S को बुलाया। अब S बोलता है कि मेरा क्या गलती, R आपका पार्टनर है, आपका पार्टनर को इसके बारे में पता था, फिर भी वो डील किया है। तो आप लोग एक को पता है तो हम तो यही मानेंगे ना कि सबको पता है। ये लो यहाँ पर नहीं लगेगा। क्या X के लिए X को सब लायबल होगा? हाँ, लायबल सब होगा, क्योंकि पार्टनर जो है, अगर एक पार्टनर कुछ भी गलत काम करता है बिजनेस के दौरान, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सबके सब लायबल होते हैं। याद है हम बोले थे ये बात? एक पार्टनर कोई भी गलती करता है बिजनेस के दौरान तो सबके सब लायबल होते हैं। एग्जाम्पल 9 और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्पल 9 बोलता है कि ए नाम का एक पार्टनर था, मस्त एक्टिवली काम करता था, बिजनेस का मैनेजमेंट वगैरह देखता था, और ये एक माल खरीदा। इसको पता था माल में क्या है? डिफेक्ट। तो अगर इसको पता था तो क्या माना जाएगा कि सबको पता था। बट सच्चाई ये था कि बाकी पार्टनर्स को इस बारे में नहीं पता था। तो अब ए क्या किया? ए हाथ मिलाया सेलर से। मानो हम ए हैं, तुम लोग बोला भैया हम लोग को एक एसी का ज़रूरत है, हम लोग एक सेकेंड हैंड एसी लेंगे, हम लोग का बजट उतना नहीं है। हम बोले ठीक है, तुम लोग को ले देते हैं। अब हम तुम लोग के पार्टनर हैं, तो हम एक सेलर साथ मिले, हम बोले सुन भाई देख ये एसी कितना का? वो बोला 20,000 का। हम बोले एक काम कर 25 का बिल बना दे। बोला भैया ये एसी सस्ता में इसीलिए दे रहे, इसमें गड़बड़ी है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना, 25 का बिल बना दे, क्या दिक्कत है? तो हम एक डिफेक्ट था जिसको कंसील किए, और इसके बारे में किसी को नहीं पता था मेरे को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि एक पार्टनर को पता था तो सबको पता था। बताओ मेरे को, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक को पता था तो सबको पता था? यहाँ पर नहीं बोल सकते। रीज़न क्या है भैया इसका? यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज ये रूल यहाँ पर नहीं चलेगा। अदर पार्टनर्स गुड को रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, हाईलाइट कर लो, एग्जाम में वही आंसर लिखना है कि अगर गुड्स में डिफेक्ट है और इस डिफेक्ट के बारे में पार्टनर को पता है और अदर पार्टनर्स को नहीं पता है, डिफेक्ट है, एक पार्टनर को पता है बाकी को नहीं पता है, एंड वो पार्टनर और सेलर मिलकर छुपा रहे। फेक बिल बनाया था ना सेलर, मतलब सेलर मिला हुआ था और ये लोग कोशिश कर रहा है छुपाने का, तो यहाँ पे अदर पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। अदर पार्टनर्स गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये तो हम समझ गए।
अब आप ये बताइए कि अगर बिजनेस के दौरान पार्टनर औकात के अंदर में अपना कुछ काम कर रहा है, याद है इम्प्लॉयड अथॉरिटी में पढ़े थे, माल बेच दिया, गिरवी रख दिया, तो मानो बिजनेस के दौरान अगर हम ये टीवी गिरवी रख देते हैं तो क्या इससे तुम लोग लायबल होगा? हाँ। अगर बिजनेस के दौरान हमसे कुछ गलती हो जाता है, मानो मेरा दवा का बिजनेस है, हम गलती से गलत दवा बेच दिया जिसके कारण हम लोग पे पेनल्टी लगा, तो क्या तुम लोग उसके लिए लायबल होगा? हाँ। ऐसा क्यों भैया? तो यहाँ पर ये टॉपिक आया, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म का कांड के लिए पार्टनर लायबल होगा, और कैसे होगा? कीवर्ड क्या है? जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो भी किया, अगर वो अपने अथॉरिटी के अंदर में किया था, बिजनेस के दौरान किया था, दो चीज़, पहला बिजनेस के दौरान किया था, दूसरा अथॉरिटी के स्कोप में था, ये दोनों में टिक लगता है अगर, तो क्या माना जाता है कि भाई आपका तो फर्म जिम्मेदार होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, देखो एग्जाम्पल 10। कुछ लोग हैं, इनको पता चला, मतलब ये लोग पार्टनर्स थे फर्म में, ठीक है, और एक ट्रेडमार्क का लोचा हो गया। ट्रेडमार्क समझता है, जैसे आईटीसी का लोगो होता है। अब क्या आईटीसी का या एडिडास का लोगो हम लोग कहीं और यूज़ कर सकते हैं क्या? वो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है, हम लोग और कहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में अगर ट्रेडमार्क का गलती हुआ है, ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट मतलब कि चोरी हुआ है, तो जो भी डैमेजेस है वो सबके सब झेलेंगे, क्योंकि बिजनेस के दौरान था ट्रेडमार्क खरीदने का प्रोसेस, और औकात के अंदर भी था। क्या ये बात क्लियर है? ये ट्रेडमार्क किसके नाम पे खरीदाया होगा? पार्टनर के नाम पे कि फर्म के नाम पे? फर्म के नाम पे। तो ये टॉपिक भी कैसे बोला देखा, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का क्या जिम्मेदारी है फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म? देख रहे हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, तोड़ तोड़ के। पार्टनर का क्या जिम्मेदारी है फर्म के हरकतों के लिए। एट द सेम टाइम नीचे अगर आए, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म का क्या जिम्मेदारी अगर एक पार्टनर गलती करता है। यहाँ पर बात करेगा कि बाकी पार्टनर्स फंसता है कि नहीं, तो सेम कहानी, बिजनेस के दौरान है, पार्टनर्स के अथॉरिटी में, सेम चीज़, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन द अथॉरिटीज ऑफ द पार्टनर। अगर ये दोनों में टिक लगता है तो फर्म इज लायबल। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल 14 में दो में से एक पार्टनर जो था वो मैनेजर था, और वो नेग्लिजेंस दिखाया, कम पैसा लगा रहा, ख़राब क्वालिटी का सामान ले रहा। तो जब हम लोग कोयला का खान में घुसते हैं ना, तो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जब तुम लोग सीए बन जाएगा या फिर आर्टिकलशिप के दौरान तुम लोग ऑडिट में जाएगा, तो लिस्ट में एक लाइन लिखा होता है कि वर्कर, मतलब वर्कर सेफ्टीज़ को लेके लॉ होता है, वो सेफ्टी भी तोड़ रहे तो लोग पे पेनल्टी लगेगा। तो भैया सीए को इससे क्या मतलब? अगर उस पर पेनल्टी लगेगा तो कल को जो प्रॉफिट दिख रहा है इतना भारी भारी, वो कटेगा ना। तो हम लोग को ये बात बताना होगा ना कि भाई गड़बड़ी कर रहा है, लॉ तोड़ रहा है, हो सकता है फ्यूचर में पेनल्टी लगे, आप लोग देख लीजिए ऑडिट करने के बाद। तो ये सब भी हम लोग देखते। तो वो शाफ्ट जो था माइन का, मानो एक टाइप का छज्जा, वो ख़राब क्वालिटी का लगवाया, जिसके कारण वो टूटा और वर्कमैन को चोट लग गया। अब ये काम कौन किया? दो में से एक पार्टनर। क्या दोनों लायबल होंगे? सवाल पूछो खुद से। क्या बिजनेस के दौरान का काम था शाफ्ट लगाना? हाँ। क्या अथॉरिटी के अंदर था शाफ्ट लगवाना? हाँ। सब लायबल हो गया। बस ये टेस्ट लगा दो, दोनों वर्ड लिख दो, लायबल है कि नहीं लगा दो, हो गया आंसर। और इस पे सवाल आता है एग्जाम में। क्या ये बात क्लियर है? अगला, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। इसको समझने के लिए यहाँ पे आओ। ए बी सी तीन पार्टनर हैं और कार पार्किंग का ये लोग का धंधा है। आज तुम लोग कभी भी कोई मॉल वगैरह के सामने जाता है
तो देखता है ना कि कार पार्किंग का एक आदमी खड़ा है, मार्केट्स में कार पार्किंग का टिकट कटता है, तो ये काम आउटसोर्स कराता है आदमी लोग। क्या लगता है, अगर किसी मानो बिग बाज़ार के सामने अगर ये चीज़ हो रहा है, पार्किंग वगैरह का जगह है, तो बिग बाज़ार अपना आदमी रखा, ये काम किसी और को दिया गया है, वो लोग मैनेज करवा रहे हैं। ऐसे ही ABC का काम था ये। अब P अपना गाड़ी ले जाकर पार्किंग प्लेस में रख दिया और A इतना अच्छा पार्टनर है कि उसका गाड़ी को बेच दिया। तो सवाल उठता है कि A ये जो कांड किया है, क्या फर्म उसके लिए लायबल होगा? कितना जन को लग रहा है हाँ, कितना जन को लग रहा है नहीं? लॉ देखें, लॉ क्या बोलता है। लॉ का स्पष्ट कहना है, पहले आया इस लॉ में क्लॉज ए, जो बोला कि अगर एक पार्टनर अपने अथॉरिटी के अंदर काम करता है, पैसा लेता है, किसी और का प्रॉपर्टी लेता है और उसको मिस सप्लाई करता है, मतलब गलत यूज़ करता है, क्या करता है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबके सब लायबल होंगे। लेकिन फिर क्लॉज बी आया जो बोला कि अगर वो पैसा या प्रॉपर्टी फर्म के कस्टडी में आ गया था और मिस अप्लाई हुआ तो क्या, जैसे कि यहाँ पर गाड़ी मेरे कस्टडी में था, मानो मेरे कस्टडी में नहीं था, कहीं और रखा था, लेकिन हम लोग का काम है गाड़ी को रेंट करवाना और हम कहीं और पे घपला किए, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे केस कुछ भी हो, अगर किसी और का प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल होगा तो पूरा का पूरा फर्म जिम्मेदारी लेगा। यानी कि अगर कल को तुम लोग का, हम यहाँ पे कोई सामान, हम लोग का मानो गाड़ी का काम है, अब हम लोग के पास कस्टमर अपना गाड़ी लेकर आया कि इसको सर्विसिंग कर दी है, हम अंदर का एक पार्ट निकाल के बेच दिए, तो सिर्फ हम नहीं, मेरे साथ तुम लोग भी फंसेगा। ये लॉ ऐसा क्यों है भैया, ये तो गलत है। ये इसीलिए है ताकि हम लोग गलत लोग के साथ पार्टनरशिप नहीं करें। नहीं तो कितने सारे गलत लोग हैं मार्केट में जिनके पास बहुत पैसा है, गलत काम करके, हम उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, कल को वो घपला करेगा और हम क्या करेंगे, बोल देंगे टाटा बाय बाय। आप इससे समझिए, लॉ बोला नहीं, एक पार्टनर घपला किया, तुम ऐसा आदमी के साथ दोस्ती क्यों रखा है जो मिस अप्लाई करता है। मिस अप्लाई यानी कि गलत यूज। ये बात क्लियर है? ओके। अभी एक बात को समझो कि बहुत बार क्या होता है कि A, B और C पार्टनर है और B बोलता है कि मेरा जो भी हक है ना वो हम M को देना चाहते हैं। क्या हक है इसका? प्रॉफिट लेने का। अरे B और M का कोई हिसाब होगा, तो B बोल रहा है बाकियों को कि सुनो भाई लोग, मेरा जो भी प्रॉफिट आएगा मेरा अकाउंट में नहीं डाल के M का अकाउंट में डालना। तो B अपना हक दिया, जो अपना हक ट्रांसफ़र करेगा उसे हम ट्रांसफरर कहेंगे और जिसको ट्रांसफ़र करेगा उसको हम लोग ट्रांसफरी कहेंगे। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ये जो आदमी है ना जिसको हक मिला, इसको क्या क्या हक मिला है, क्या सिर्फ खाली प्रॉफिट का हक मिला है या फिर ये बिजनेस में उंगली कर सकता बार बार। तो लॉ सबसे पहले क्लियर क्या किया, ओए तुम बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर आपको बिजनेसशिप में ट्रांसफरी हो, आप M कौन है, ट्रांसफरी, तो वो बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्या भैया वो बोल सकता है कि ये भाई मेरे को अकाउंट्स दो, हम देखेंगे हमको सही प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं? वो अकाउंट्स डिमांड नहीं कर सकता है। क्या वो बोल सकता है कि चलो अकाउंट्स मत दो, कम से कम बुक दिखा दो, हम उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे वहीं खड़ा होकर? अकाउंट घर मंगा रहे हैं, नहीं देंगे। वो आकर अकाउंट इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, बुक्स इंस्पेक्ट कर, देखो इंस्पेक्ट के साथ हमेशा बुक्स लगाना, इंस्पेक्ट करना चाहता है, बुक्स कर सकता है क्या? नो। तो वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ चुपचाप प्रॉफिट लेगा। तो भैया उसको अगर मन करेगा कि वो बुक्स वगैरह देखे तो वो देख ही नहीं सकता है, एक केस में देख सकता है। कब कब उसको बुक देखने का मौका मिलेगा? नहीं, जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, फर्म ख़त्म हो जाएगा, तब वो उसको दो नया हक मिलता है। पहला हक कि फर्म में उसको अब एसेट में भी हिस्सेदारी मिलेगा। अरे इस पार्टनर का, B का एसेट में भी हिस्सा होगा ना,
लॉ बोला कि अगर ये हिस्सा एम को जाना है, फर्म तो बंद हो रहा है, अब तो किताब मांग सकता है, इसको किताब दो। क्यों? ताकि ये शेयर पता कर सके जो इसको मिल रहा है वो सच है कि नहीं। ये डायग्राम समझ आ रहा है? एक स्टिकी नोट फाड़ो और बुक में ये वाला जो डायग्राम है ऊपर में कहीं पे चिपका दो बना के। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हम समझें। मेरे मन में एक डाउट आया। डाउट ये है कि हम लोग जब अकाउंट्स पढ़ते हैं ना भैया, तो उसमें बोलता है ABC आर पार्टनर्स एंड दे ऑल डिसाइडेड टू एडमिट मिस्टर डी एज अ पार्टनर। यानी कि नया पार्टनर आएगा जब, तो सबका कंसेंट लगेगा। लेकिन क्या ये हिस्सा को ट्रांसफ़र करने में बाकियों से पूछेगा बी कि सुनना ए, सुनना सी, हम एम को अपना हिस्सा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, करने देना। अबे उसको खाली प्रॉफिट अकाउंट में डालना हो, काहे पूछेगा? तो अगर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना है तो कंसेंट का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडमिशन करना है तो कंसेंट का ज़रूरत। यहाँ पर आओ, बुक में जो जो बात हम लोग लिखें, जैसे कि राइट्स में क्या नहीं कर सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते बिजनेस में, अकाउंट्स नहीं मांग सकता है, बुक्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, चुपचाप प्रॉफिट लेगा और घर जाएगा। दूसरा, जब डिसोल्यूशन होगा तब उसको एसेट्स मिलेगा, जो पार्टनर को मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा, और बुक्स का अपना शेयर देखने के लिए वो यहाँ पर अकाउंट्स देख सकता है। और इसका पर्पस क्या है? शेयर पता करने के लिए। अब एक लाइन है जो बच्चा लोग का ना माथा खराब करता है। वो लाइन है कि अ पार्टनर कैन नॉट बाई ट्रांसफरिंग हिज ओन इंटरेस्ट मेक एनीबडी एल्स अ पार्टनर इन हिज प्लेस। एक व्यक्ति अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करके किसी को पार्टनर नहीं बना सकता अनलेस द अदर पार्टनर एग्री टू एक्सेप्ट द पर्सन एज अ पार्टनर। बच्चा लोग ये लाइन पढ़ता है और ये लोग यहीं पे रुक जाता है। भैया, अ पार्टनर कैन नॉट बाई ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट मेक एनीबडी एल्स पार्टनर इन हिज प्लेस का मतलब है कि वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नो, वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। अ पार्टनरशिप इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल, ठीक है? वो इंटरेस्ट देखो, पार्टनर इज नॉट डिबार्ड, रोका नहीं जाएगा इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने से। हाँ, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करके ये बोलना डी के द्वारा कि अब हम कल से दुकान नहीं आएंगे, एम आएगा, ये अलाउड नहीं है। इसके लिए सबका परमिशन चाहिए। बी दुकान आ रहा है, बी काम कर रहा है, सारा प्रॉफिट और एसेट्स कल को एम को मिल रहा है, इसमें परमिशन का ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको रीड कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि माइनर जो है क्या वो पार्टनर बन सकता है। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, महा इम्पॉर्टेंट, महा इम्पॉर्टेंट। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है नीरज? नहीं बन सकता। A partner cannot become a minor but can be admitted in the benefits of partnership। शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि कल को उसका एसेट भी डिसॉल्व होने पे मिलेगा तो इसको भी मिलेगा। तो माइनर कैन बिकम अ पार्टनर बट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर बट कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। A minor cannot become a partner but admitted to the benefits of the partnership firm। very very important है, हाईलाइट कर लेना, ठीक है? सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आते हैं आगे। तो 4 राइट खाली याद रखना है हम लोग को, किसका? पार्टनर का। 4 राइट विल ऑल्सो बी मोर देन इनफ। पहला राइट,
पहला राइट है, एक सेकेंड, अ माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट वो ले सकता है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट नया बुक बनाया है और तुम लोग पुराना बुक देखेगा वहाँ भी ये मिस्टेक है, इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड ऑफ द फर्म। मिस्टेक नहीं है बेसिकली, ये बोलना चाह रहे हैं कि फर्म का प्रॉफिट में हिस्सा है, बट इसका लैंग्वेज थोड़ा गलत दिखा रहा है। और ये लोग नया बुक बनाया है और उसमें भी सेम काम किया है, ठीक है। दूसरा, वो AIC कर सकता है। किसका AIC कर सकता है? फर्म के अकाउंट्स का। अकाउंट्स को एक्सेस, इंस्पेक्ट और उसका कॉपी मांग सकता है। अकाउंट्स का एक्सेस मतलब वो चाहे कि हमको अकाउंट्स दो, मिलेगा। अकाउंट्स को इंस्पेक्ट यानी कि हम चेक करेंगे, मिलेगा। अकाउंट्स का कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी, जेरोक्स वगैरह लेना है, मिलेगा। AIC कर सकता है, तो पहला प्रॉफिट ले सकता है। प्रॉफिट सही है कि नहीं ये अकाउंट्स देखेगा, अकाउंट्स देखने के लिए AIC, एक्सेस, इंस्पेक्ट, कॉपी कर सकता है। फिर ही कैन सू द पार्टनर्स फॉर द अकाउंट्स। अगर इसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो ये बाकी पार्टनर्स पे केस कर सकते हैं। लेकिन सोचो ना, क्या ये लोग के बीच में एक अच्छा रिश्ता रहेगा? अगर एक बार तुम लोग हमको प्रॉफिट नहीं दिया, हम तुम लोग पे केस कर लिए, तो रिश्ता वही मेंटेन रहेगा? नहीं। तो बोला कि अगर तुम ऐसा करेगा तो एक ही टाइम पे कर सकता है। कब? जब तुम फर्म से अपना रिश्ता नाता सवेयर कर दो। इम्पॉर्टेंट है, सू करने के लिए सवेयर करना कनेक्शंस जरूरी है। क्वेश्चन बनता है इससे कि हाँ, पार्टनर्स पे केस करके बुक्स मांग सकते हैं, लेकिन उससे पहले सवेयर करना पड़ेगा कनेक्शन, यानी कि रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा, कट्टिस हो जाना होगा। क्लियर? नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी he may within 6 months elect to become a partner or not to become a partner। मतलब अगर आज मेरा बर्थडे हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू गाया, सब 18 साल के हो गए, मेजर हो गए, अब आज से 6 महीना तक मेरे पास समय है ये डिसीजन लेने के लिए कि हमको पार्टनर बनना है कि नहीं। यानी कि मानो अगर 1 जनवरी को बर्थडे था तो 6 महीना कब कंप्लीट होगा? 31 जून तक मेरे पास टाइम है हाँ या ना बोलने का। मानिए भैया 31 जून को आप जवाब नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम जवाब नहीं दिए तो हम ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएंगे। और मानिए भैया आप बोल दिए कि चलो ठीक है, हमको पार्टनर नहीं बनना, मेरे को रिश्ता नाता तोड़ना है। मानो 1 जनवरी को मेरा बर्थडे था तो 6 महीना तक टाइम था ना। इस बीच में मानो 10 अप्रैल को फर्म कुछ कांड करता है। अब जनरल रूल है कि फर्म का कांड के लिए पार्टनर, माइनर पार्टनर लायबल नहीं है। क्या यहाँ पर जो कांड हुआ इस दिन ये माइनर था? इसका बर्थडे तो 1 जनवरी को मेजर हो गया था, लेकिन ये डिसीजन ले रहा है कि हमको पार्टनर नहीं बनना, तो क्या ये लायबल होगा? लॉ बोला कि इसके पास समय है, जब तक ये हाँ नहीं बोल दे इसको माइनर मानना। अगर ये हाँ बोल देता तो ये लायबल होता, लेकिन अगर बोल दिया नो तो ये लायबल नहीं होगा। देखो, इफ़ ही एलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर देन ही इज एंटाइटल। अगर वो बोलता है कि हम पार्टनर बनना चाहते हैं, देन ही इज एंटाइटल टू द शेयर टू विच ही वॉज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। ये बोला कि जब आप माइनर थे तब आपको मिल रहा था 10%, तो अभी भी 10% मिलेगा। अगर आपको बदलवाना है तो बदलवा लो। ओके। अच्छा, मेरे मन में एक डाउट आया, पार्टनर जब रिटायर करता था तो उसको कुछ देना था, क्या देना था? दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताने के लिए पब्लिक नोटिस कि हम रिटायर कर रहे हैं। तो ये माइनर जब रिटायर करेगा तो क्या इसको देना होगा? भैया अब ये माइनर रहा ही नहीं तो इसको तो देना पड़ेगा। His share is not liable for any acts of the firm after the date of public notice। जिस दिन ये पब्लिक नोटिस देगा उसके बाद से ये लायबल नहीं है, उसके पहले तक ये लायबल
हो जाएगा। समझ लो, और इत्मीनान से जो 4 पॉइंट राइट्स का पढ़े हैं हम लोग पार्टनर का, चारों पढ़ो। तो 4 राइट पढ़े अपन। पहला था कि प्रॉफिट मिलेगा, दूसरा था कि बुक्स को AIC कर सकता है, एक्सेस इंस्पेक्टर कॉपी मांग सकता है, तीसरा था अकाउंट्स मांग सकता है लेकिन सिर्फ कब, जब सवेयर कर ले अपना कनेक्शंस को, और चौथा था कि 6 मंथ का टाइम है यस या नो बोलने के लिए, और अगर नो बोलता है कि हमको पार्टनर नहीं बनना तो क्या देना जरूरी है, पब्लिक नोटिस। जिस दिन ये देगा उस दिन से ये रिटायर्ड माना जाएगा, उसके पहले के लिए लायबल होगा। लेकिन लायबिलिटीज इतना सिंपल नहीं है। 2 हिस्सा में, बिफोर मेजॉरिटी बेसिकली जब वो माइनर था तो क्या, एंड जब वो मेजर बन गया तो क्या। पहले बात करते हैं माइनर था तो क्या। तो सबसे पहले जब वो माइनर था तो उसका शेयर मिलेगा, उसको हिस्सा मिलेगा किसमें, प्रॉफिट में, और फर्म डिसॉल्व हो जाएगा तो उसको उसका हिस्सा मिलेगा। क्या माइनर का कोई पर्सनल लायबिलिटी है? क्या वो अगर फर्म का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है तो घर से लाकर पैसा देगा? नो पर्सनल लायबिलिटी। और तीसरा, क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? इसका तो कभी दिवाला निकलता नहीं। लेकिन सवाल है कि मानिए फर्म इंसॉल्वेंट हो गया तो माइनर का हिस्सा भी फर्म में होगा, माइनर आया होगा तो कुछ पैसा लगाया होगा, घर से कंप्यूटर लैपटॉप दिया होगा, वो माइनर को वापस मिलेगा या फिर फर्म का इंसॉल्वेंसी के बाद एक बंदा आता है ऑफिशियल लिक्विडेटर, OL बोलते हैं उसको मिलेगा। सिंपल सा सवाल। फर्म का दिवाला निकला है तो इसका जो भी सामान फर्म का मिलेगा वो माइनर वाला हिस्सा उसको वापस करेंगे या फिर नहीं, सब कुछ फर्म का ऑफिशियल लिक्विडेटर रखेगा, सब कुछ OL के पास चल जाता है। तो माइनर जब है 3 बात का ध्यान रखना है, तुमको मिलेगा प्रॉफिट और एसेट मिलेगा लेकिन पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। फर्म का करोड़ों का नुकसान है, तुम 500 रुपया कमाया है फर्म से, तुम 500 ही दो उसको वापस। और फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो एक बंदा आता है ऑफिशियल लिक्विडेटर, अब माइनर उसके सामने रोया हुआ है कि नहीं नहीं अंकल मेरे को मेरा सामान वापस दीजिए, क्या बोलेंगे उसको कि माइनर बेटा ऐसे नहीं होता है, लॉ बोलता है कि इंसॉल्वेंसी के बाद सब कुछ ऑफिशियल लिक्विडेटर को दे, तो जो तुम दिया वो भी ऑफिशियल लिक्विडेटर का ही माना जाएगा, वही इसको बेच के पैसा रिकवर करवाएगा। अब मानो उसका हैप्पी बर्थडे हो गया, ठीक है, तो क्या मेजर होने पे भी 2 चीज था, याद है? पहला, मेजर होने के बाद वो इलेक्ट किया कि यस हम पार्टनर बनना चाहते हैं, दूसरा वो इलेक्ट किया नो नहीं बनना है पार्टनर, तो क्या होगा? अगर वो बोलता है हाँ हम पार्टनर बनना चाहते हैं तो अब उसका पर्सनल लायबिलिटी शुरू हो गया, यानी कि अब लाखों करोड़ों का नुकसान है तो ये बच्चा तो रहा नहीं, सोच 18 साल है, बुद्धि है, डिसीजन लेने का सोच समझ के लिया होगा, तो ये पर्सनली लायबल है, घर बार सब बेचकर इसको फर्म का लायबिलिटी चुकता करना पड़ेगा। सवाल उठता है ये लायबिलिटी कब से है? मतलब आज हम मेजर हुए और आज हम बोले हाँ हम आपका पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं, बट एट द सेम टाइम हम पिछला 3 साल से इसके अंदर में माइनर वाला पार्टनर थे, तो 3 साल से गिनाएगा या आज से गिनाएगा? 3 साल से। जब से ये पार्टनरशिप में लायबल था, बेनिफिट्स ले रहा था, तब फायदा उठाया, आज सोच समझ के हाँ बोला है, तो आज भी तुम उस टाइम का कांड के लिए आज भी लायबल होगा। सिंपल। तुमको ऑप्शन था ना हाँ या ना बोलने का, तुम सब पढ़ लिख के हाँ बोला ना, तो लायबिलिटी लेना पड़ेगा। सवाल उठता है क्या मेजर हो गया तो इसका शेयर बढ़ जाएगा? बढ़वाना है तो लिखवाओ, नहीं तो सेम रहेगा। क्या ये बात क्लियर है कि अगर वो मेजर है और वो बोलता है हाँ हमको पार्टनर बनना है
तो पर्सनल लाइबिलिटी होगा। कब से? फ्रॉम द डेट ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और दूसरा बात बोला कि इसका शेयर ऑफ इंटरेस्ट एंड एसेट जो है वो भी सेम रहेगा। लेकिन मानिए भैया वो बोलता है नो 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 नो, नहीं बनना हमको पार्टनर, तो क्या? तो जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता तब तक उसका राइट और लाइबिलिटी जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं वैसा रहेगा। यानी कि वो अपना जिम्मेदारी से कब मुक्त होगा? जब वो पब्लिक नोटिस देगा। हमको पब्लिक नोटिस देने में लेट हो गया, उस दौरान फर्म कोई कांड किया, हम फर्म से 10,000 कमाए थे, फर्म कितना भी कभी कांड करे, अगर मेरा हिस्सा 10,000 के ऊपर बनता हम कितना देंगे? 10,000 ही देंगे, क्योंकि हम कौन है? माइनर है। लेकिन भैया आपका तो बर्थडे हो गया, लॉ के नज़र में तुम ना बुलाना तुम माइनर है, पब्लिक नोटिस दो और निकल लो। क्या ये बात क्लियर है? पब्लिक नोटिस देने के बाद क्या ये लाइबिलिटी लेगा? नो, रिटायर हो चुका है तो उसके बाद ये लायबल नहीं होगा। अच्छा, अगर ये अपना प्रॉपर्टी हिस्सा समझने के लिए पार्टनर्स पर सू करना चाहता है, केस करना चाहता है, तो कर पाएगा? हाँ। ये जब रिटायर करेगा तो क्या इसको किसी को बताना है कि हम पार्टनर नहीं बन रहे हैं? हाँ, पब्लिक नोटिस देना है। और किसी को बताना है? हाँ, रजिस्ट्रार को। किसको? एक फर्म रजिस्ट्रार होता है, उसको हम लोग सारा डिटेल देते हैं, यहाँ कौन आया कौन गया, पार्टनरशिप में डीड में क्या लिखा था, सब वहाँ जमा करते हैं। तो वहाँ ये जमा कर देगा कि हम पार्टनर नहीं बन रहे हैं। तो 3 प्रॉफिट, पहला कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट मिलेगा, दूसरा पर्सनल लाइबिलिटी नहीं, और तीसरा फर्म इंसॉल्वेंट होगा तो इसका हिस्सा भी ऑफिशियल लिक्विडेटर के हाथ में चल जाएगा। और अगर बात करें मेजॉरिटी अटेन करने के बाद का लाइबिलिटी का, तो 2 बात है, या तो वो हाँ बोलेगा या तो ना। मानो वो बोला हाँ हम पार्टनर बनना चाहते हो तो बन जाओ, तुम पर्सनली लायबल हो। कब से? जब से तुम एडमिटेड था बेनिफिट्स में। और तेरा जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, शेयर वगैरह है जो तुमको मिलता था, पहले वाला ही रहेगा, चेंज कराना तो अलग से बोलो। ये नहीं कि हम मेजर हो गए तो मेरा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, नो। दूसरा बात, अगर आप मेजर नहीं, आप बोलते हैं कि हमको पार्टनर नहीं बनना है मेजर होने के बाद, तो आपका जैसा माइनर में राइट लाइबिलिटी था वैसा चलेगा। कब तक? जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे सकते। एक बार पब्लिक नोटिस दे दिए उसके बाद आप लायबल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हमको दरकार है हम केस वगैरह करें पार्टनर्स पे, तो करो और अपना हिस्सा मांग लो। आइए बुक से इसको सल्टाते हैं। लायबिलिटीज बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब जब वो माइनर था तब क्या? उसको प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉपर्टी मिलेगा, पहला हक, पहला लाइबिलिटी। दूसरा, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। तीसरा, फर्म अगर इंसॉल्वेंट होता है तो उसका हिस्सा ऑफिशियल लिक्विडेटर को मिल जाएगा। ठीक है। अब जब ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा ना, रिसीवर, तो ये जब सब कुछ बेचेगा ना अपना, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर, रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी सब एक चीज़ है। तो जैसे जैसे बाकी पार्टनर्स को उनका हिस्सा दिया जाएगा वैसे ही वैसे हम लोग को भी हिस्सा मिल जाएगा। मानिए भैया उसका बर्थडे हो गया, अब व्हेन ही बिकम्स अ पार्टनर, वो बोल रहे हैं हम पार्टनर बनना चाहते हैं, पर्सनली लायबल होगा। कब से? सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके टोटल के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, राइट्स बताओ, लाइबिलिटी बताओ, एक ही क्वेश्चन अलग से बनता है। दूसरा, प्रॉपर्टी में जो भी शेयर है, प्रॉफिट में जो भी शेयर है वो सेम रहेगा। भैया पार्टनर नहीं बन रहा है, राइट्स एंड लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगा जो पहले वाला था। पब्लिक नोटिस देने के बाद उसको ज़रूरत नहीं है कुछ और करने का, और पार्टनर्स को सू कर सकता है प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स के लिए। याद रहे, माइनर को रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्रार हम मेजर हो गए और डिसाइड करते हैं हमको इस फर्म से रिश्ता तोड़ना है। सारा राइट्स लाइबिलिटी को रीड करो तो वीडियो मतलब पॉज करके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं। मानो कि कोई 18 इयर्स का हुआ 3 जनवरी को, ठीक है, और 3 जनवरी से 6 महीना कब हुआ? 3 जुलाई।
अब जुलाई तक तो वो ज़बरदस्त पार्टी कर रहा था, उसको होश ही नहीं रहा कि हमको कुछ हाँ ना भी बोलना, उसको पता ही नहीं था कि वो कहीं पार्टनर है। उसको पता कब चला, पता है उसके नॉलेज में कब आया? 10 अगस्त। तो लॉ बोला कि अगर ऐसा हालत हुए कि उसको पता ही नहीं था कि वो कब पार्टनर बना, तो जिस दिन उसको पता चलेगा ना, उस दिन उसको जवाब देना होगा। दोनों डेट को लिखो और देखो इसमें से बाद में कौन सा आता है, लेटर कौन सा डेट है, और वो दिन वो लायबल हो जाएगा जवाब देने के लिए कि उसको पार्टनर बनना है कि नहीं। वो जवाब नहीं देगा अगर, और अचानक से उसको बाद में पता चला कि अरे 10 तारीख को कि हम तो पार्टनर हैं, हमको हाँ या ना बोलना है, तो हाँ या ना बोलो उस दिन। अब यहाँ से तुमको समय नहीं मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? और यहाँ पे अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है 6 महीने के अंदर में, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनर मान लिया जाता है। पता है तो, नहीं पता है तो जिस दिन पता चलेगा उस दिन से देखेंगे। अब तो इजी चीज़ है सब, ठीक है।